नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साक्षी की आवाज़ चैनल में। तो दोस्तों, आज की कहानी है कि डॉक्टरी पढ़ी हुई बहू ने आखिर क्यों अपने सास ससुर को कुछ ऐसा खिलाया कि उन्हें खून की उल्टियां होने लगीं। और फिर माँ ने गुस्से में आकर किया कुछ ऐसा कि बेटे और बहू दोनों के होश उड़ गए। तो आइए जानते हैं इस कहानी में कि आखिर क्या हुआ उन बुजुर्गों के साथ। यह कहानी है रामवीर जी और उनकी पत्नी कांता की। रामवीर जी जो कि एक बहुत सभ्य व्यक्ति थे और उनकी पत्नी कांता जी भी एक अच्छे परिवार की थीं, जो कि पढ़ी लिखी और संस्कारी थीं। वह एक सभ्य परिवार से थीं। उनकी सोच बहुत ही अच्छी थी। वह छोटी छोटी सी बातों पर तमाशा नहीं किया करती थीं। अपने बच्चों को बहुत अच्छे से समझती थीं और उन्हें आजकल के ज़माने की भी समझ थी कि आजकल के बच्चे कैसे रहते हैं, कैसे खाते हैं, क्या करते हैं। और उन्हें इस बात से कोई आपत्ति भी नहीं थी कि उनके बच्चे भी किस तरीके से रहते हैं। वह अपने बच्चों को बहुत अच्छी शिक्षा देती थीं। वह अपने बच्चों की छोटी छोटी गलतियों को माफ़ कर दिया करती थीं। फिर आखिर क्या हुआ ऐसा कि कांता जी को आया गुस्सा और उन्होंने अपने ही बेटे और बहू को निकाल कर घर से बाहर कर दिया। और फिर मुड़कर उनका चेहरा भी देखना उन्हें गवारा नहीं था। कांता जी और उनके पति रामवीर जी के 2 बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। उनका बेटा बड़ा और बेटी छोटी थी। उन्होंने अपने बच्चों को बहुत अच्छे से पाल पोस कर बड़ा किया था। उनकी सारी ज़रूरतों को पूरा किया था। उनकी परवरिश बहुत अच्छे से की थी। पढ़ाई लिखाई, खाना पहनना, किसी चीज़ में कोई कमी न की थी। अच्छे से अच्छे स्कूल में उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाया था। उनका बेटा एक डॉक्टर बनना चाहता था और रामवीर जी ने उसे डॉक्टर बनाने के लिए हर वह काम किया जो एक पिता अपने बच्चों के लिए कर सकता था। उन्होंने जी तोड़ मेहनत की और अपने खून पसीने की कमाई से अपने बेटे को डॉक्टर बना ही दिया। रामवीर जी कोई अच्छे कारोबारी नहीं थे, ना ही उनका कोई बिजनेस था और ना ही गांव के कोई जाने माने जमींदार या कोई ऊंची हस्ती थे। लेकिन फिर भी वह दोनों पति पत्नी अपने बच्चों की हर ज़रूरत को पूरा किया करते थे। उन्होंने मजदूरी करके, खेत में काम करके अपने बच्चों की हर ज़रूरत को पूरा किया। उनका बेटा 12th करने के बाद शहर जाकर पढ़ाई करने के लिए कहने लगा तो रामवीर जी ने झट से हाँ कर दी। हाँ हाँ बेटा, जाओ और अपनी पढ़ाई पूरी करो। तुम जो बनना चाहते हो वह बनो। आखिर यह सब मैं तुम लोगों के लिए ही तो कर रहा हूँ। अगर मैं अपने बच्चों के ही सपने पूरे ना कर पाया तो मेरा क्या फ़ायदा। ऐसा कहकर रामवीर जी और उनकी पत्नी कांता जी दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगे। रामवीर जी हंसने लगे। ऐसा कहकर रामवीर जी अपने कमरे में सोने के लिए जा ही रहे थे कि तभी उनका बेटा बोला, ठीक है पिताजी, जब मेरा रिज़ल्ट आ जाएगा तो मैं कॉलेज देखकर आपको बता दूंगा कि मेरा एडमिशन किस कॉलेज में हो सकता है और उसकी फ़ीस कितनी है, गांव से कितना दूर है, मुझे शहर में जाकर रहना पड़ेगा या फिर मैं गांव से ही रोज़ाना शहर जाकर पढ़ सकता हूँ। यह सब मैं आपको कॉलेज देखने के बाद बता दूंगा। अगर मुझे कॉलेज दूर मिला तो फिर मुझे शहर जाकर ही रहना पड़ेगा, जिसकी वजह से खर्च और बढ़ जाएगा। रामवीर जी बोले, बेटा तू इसकी चिंता क्यों करता है, इसके लिए तेरे पिताजी है ना,
तो चिंता मत कर और अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान लगा। अच्छे से मेहनत कर और अपने सपनों को पूरा कर, जिससे मेरा भी सीना चौड़ा हो सके। और जब मैं निकल कर गाँव में जाऊं तो गांव के लोग सर ऊंचा करके मुझे देखें और कहें, यह देखो, डॉक्टर साहब के पिताजी जा रहे हैं। ऐसा कहकर माँ बाप, बेटा बेटी चारों हंसने लगे और उनका बेटा बोला, हाँ पिताजी, बिल्कुल ऐसा ही होगा। मैं बहुत बड़ा डॉक्टर बनकर आऊँगा गांव में, और फिर जब मैं डॉक्टर बन जाऊँगा तो अच्छी सी नौकरी भी लग जाएगी, जिससे मेरे घर की आर्थिक स्थिति भी सुधर जाएगी और आपको भी दिन रात यह मेहनत मजदूरी नहीं करनी पड़ेगी, और मैं आप लोगों को भी फिर अपने साथ ले जाऊंगा। ऐसा कहकर वह अपने पिताजी की तरफ देखने लगा तो रामवीर जी और कांता जी उसके चेहरे की तरफ देखकर सोचने लगे, हमारा बेटा हमारे बारे में कितना सोचता है, कितनी चिंता रहती है उसे हमारी कि हम दिन रात कितनी मेहनत करके उसके लिए पैसे इकट्ठा कर रहे हैं। और ऐसा सोचकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। तब उनका बेटा महेश बोला, क्या हुआ पिताजी, आप क्यों रोने लगे? तभी रामवीर जी बोले, अरे नहीं नहीं पगले, यह तो खुशी के आंसू हैं। अब चल जाकर सो जा, या खड़ा खड़ा यहीं पर ख़याली पुलाव पकाता रहेगा और मुझे खिलाता रहेगा। ऐसा कहकर वह सब अपने अपने कमरे में जाकर सोने लगे। फिर कुछ समय बाद जब महेश का रिज़ल्ट आया तो महेश ने बताया कि पिताजी, मेरा एडमिशन शहर के अच्छे कॉलेज में हुआ है, लेकिन वह गांव से बहुत दूर है, जिसकी वजह से मुझे शहर में ही जाकर रहना होगा। ऐसा कहकर वह अपने पिताजी की तरफ देखने लगा। तब रामवीर जी बोले, तो क्या हुआ, चाहे तू घर से पढ़ाई करे या बाहर से, हमारा आशीर्वाद तो हमेशा ही तेरे साथ रहेगा। ऐसा कहकर वह अपने बेटे के सर पर हाथ रखते हुए बोले, तू पैसे बता, फीस कितनी जाएगी, कॉलेज कहाँ पर है और एडमिशन कहाँ और कैसे होगा? तब वह बोला, पिताजी, मैंने रजिस्ट्रेशन तो कर दिया है, अब परसों हम लोग चलते हैं और जाकर कॉलेज देख आएंगे और एडमिशन भी करा देंगे। फिर रूम देखकर सामान भी तो शिफ्ट करना होगा ना। तब उसके पिता रामवीर जी बोले, हाँ बेटा, बिल्कुल सही कहा तूने, अब बिल्कुल देर ना कर, तेरा सपना तेरे बहुत पास है, जाकर झपट ले उसे और अपने सपनों को पूरा कर। ऐसा कहकर वह दोनों फिर 2 दिन बाद उसका एडमिशन करवाने के लिए शहर गए। एडमिशन करा दिया गया और उसका सामान उसके नए कमरे में शिफ्ट करवा दिया। अब रामवीर जी और महेश दोनों घर आए, और जब महेश अपना सारा सामान लेकर घर से जा रहा था तो उसकी बहन, उसके माता पिता, उन सब की आंखों में आंसू थे और उनकी आंखें नम थीं। वह कहने लगा, अरे भाई, इतने क्यों इमोशनल हो रहे हो? कुछ दिनों बाद आ जाऊंगा, पढ़ाई करने के लिए ही तो जा रहा हूँ, कौन सा हमेशा के लिए जा रहा हूँ। मैं वापस आप लोगों के पास ही आ जाऊंगा, आप चिंता मत करो और रो मत, और खुशी खुशी मुझे विदा करो। ऐसा कहने पर उसके माता पिता और बहन ने उसे विदा किया और वह अपने कॉलेज में पढ़ाई करने के लिए गया। धीरे धीरे समय बीतता रहा और अब महेश की भी पढ़ाई पूरी हो चुकी थी। वह भी एक डॉक्टर बन चुका था और कॉलेज में पढ़ाई के दौरान उसे एक लड़की पसंद आई जो कि उसकी जूनियर थी और वह भी डॉक्टरी का कोर्स कर रही थी। लेकिन महेश शहर जाने के बाद तो यह भूल ही गया था कि गांव में उसका परिवार है, माता पिता हैं और एक छोटी बहन भी है। उसे शहर में रहकर अपनी पढ़ाई लिखाई, खाना पीना
और उस लड़की के साथ घूमना फिरना, बस यही सब था। जब पढ़ाई पूरी हो गई और महेश एक डॉक्टर बन गया, तब उसने उस लड़की से शादी कर ली। फिर शादी करने के कुछ समय बाद वह अपनी पत्नी को लेकर गांव गया और माता पिता से मिलते हुए बोला, मम्मी, पिताजी, यह मेरी पत्नी है शीला। शीला, यह मेरे माता पिता हैं। जाओ, पैर छूकर आशीर्वाद लो। शीला जाकर उन दोनों के पैर छूने लगी और उन्हें नमस्कार किया। महेश के माता पिता कांता जी और रामवीर जी दोनों यह सब सुनकर अचंभे में रह गए और उसकी बहन तो यह देखकर एकदम खड़ी रह गई और उन दोनों की तरफ देखकर बोली, यह क्या है भैया? किसी भी लड़की को लाकर एकदम से कह रहे हो कि यह तुम्हारी बहू है, तुम्हारी भाभी है। ऐसे ही किसी भी लड़की को लाकर आप कैसे खड़ा कर सकते हैं? गए तो यहाँ से पढ़ाई करने के लिए थे, लेकिन वहाँ से तो आप डिग्री के साथ साथ और बहुत कुछ ले आए हैं। किसी भी लड़की को लाकर बोलेंगे कि यह आपकी बहू है या हमारी भाभी है तो हम मान लेंगे क्या? तो वह बोला, छोटी हो, छोटी की तरह ही रहो, यही तुम्हारी भाभी है। मम्मी पापा ने तो कुछ नहीं कहा, तुम इस घर की दादी हो क्या? हर कोई फैसला तुम ही लोगी क्या? हमें समझ नहीं है क्या कि क्या करना है क्या नहीं? ऐसा कहकर वह अपने माता पिता से बोला, मम्मी पापा, यह आपकी बहू है, आप इसे स्वीकार कर लें क्योंकि अब मैंने इससे शादी कर ली है। जब उन लोगों ने यह सब सुना तो वह लोग बोले, बेटा, जब तूने शादी करते समय हमारे बारे में नहीं सोचा तो अब हमसे क्या उम्मीद कर रहा है? जब तूने शादी कर ही ली है और इसे अपनी पत्नी बना ही लिया है तो हमसे क्या लेना? रख तू इसे अपने साथ, पर हमसे तो यह स्वीकार नहीं होगी। तभी उसकी माँ बोली, रुक बेटा, बहू तो बहुत सुंदर है और मुझे बहुत पसंद है। मैं करती हूँ तेरे पापा से बात, कैसे नहीं मानेंगे? और तेरी बहन, वह तो बहुत बोलने लगी है, इसे भी अभी देखती हूँ। ऐसा कहकर जाकर अपने पति रामवीर जी को मनाने लगीं और रामवीर जी और उसकी बहन ने भी उसे स्वीकार कर लिया। कुछ दिन तो वह अपने गांव में अपने माता पिता के पास रहा। फिर अपनी पत्नी शीला को गांव में छोड़कर जाने के लिए कहने लगा कि तुम मम्मी पापा के साथ यहीं रहना, मैं हर हफ्ते चक्कर लगाने आ जाया करूँगा। नौकरी करना भी तो ज़रूरी है ना? तब शीला बोली, यह क्या कह रहे हो तुम? मैं इस गांव में नहीं रहने वाली, मुझसे नहीं रहा जाएगा इस गांव में। और आखिर मैं रहूं क्यों? मैं शहर में रही हूँ, वहीं पली बड़ी हूँ, न यहाँ के तौर तरीके जानती हूँ और ना ही रहना सहना। मैं यहाँ एडजस्ट नहीं कर पाऊंगी। ऐसा कहकर वह बोली, महेश, मुझे भी अपने साथ लेकर चलो। मैंने वह डिग्रियां घर का चूल्हा चौका करने के लिए नहीं ली हैं, मैं भी तुम्हारे साथ नौकरी करूंगी। ऐसा कहकर वह महेश के साथ जाने की जिद करने लगी। महेश बोला, अभी तुम्हें मम्मी पापा के साथ रहना होगा, उनकी थोड़ी सेवा कर लो। अभी उन लोगों को तुम्हारी सेवा की ज़रूरत है और वैसे भी कुछ दिनों बाद तो हम छोटी की शादी भी कर देंगे। उसके बाद तो तुम्हें यहीं रहना होगा ना? अभी तुम यहाँ रहकर यहाँ के तौर तरीके, रहना सहना सीख लो ताकि तुम्हें छोटी की शादी के बाद कोई दिक्कत ना हो। तब शीला बोली, तुम्हें रहना है तो रहो, मुझे यहाँ नहीं रहना। दोनों बहस करने लगे। तब महेश बोला, अच्छा ठीक है, छोटी की शादी होने तक तो यहाँ रुक जाओ, उसके बाद मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। जैसे तैसे करके उसने शीला को शांत कराया। फिर शीला सोचने लगी, जितनी जल्दी इसकी शादी होगी उतनी ही जल्दी मैं इस कैद से आज़ाद हो पाऊंगी। शीला ने उसकी छोटी बहन की शादी करने के लिए
एड़ी चोटी का जोर लगा दिया और आखिरकार वह दिन आ ही गया जिस दिन उसकी छोटी बहन की भी विदाई हो गई। वह अपने ससुराल चली गई। छोटी बहन की विदाई के अगले ही दिन शीला बोली, अब तो तुम मुझे अपने साथ ही ले जाओगे ना? अब तो तुम्हारी बहन की भी शादी हो गई है। अब और मुझे मत कहना कि माता पिता अकेले हैं, उनके साथ रुक जाओ। मैं बिल्कुल नहीं रुकने वाली हूँ और मैं भी अब तुम्हारे साथ चलूँगी। यह सब बातें कांता जी ने सुन लीं और कांता जी बोली, बेटा क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? उनका बेटा बोला, हाँ हाँ माँ, बिल्कुल आप आ सकती हो। तब कांता जी बोली, कोई बात नहीं बेटा, बहू जाने के लिए कह रही है तो तू ले जा इसे अपने साथ। और वैसे भी घर पर है ही कौन? मैं और तेरे पापा, दो ही तो प्राणी हैं। दोनों का खाना पीना तो मैं कर ही सकती हूँ और अब तो तेरी छोटी बहन की तरफ से भी मैं निश्चिंत हूँ। वह भी अपने घर चली गई, उसकी भी शादी हो गई। अब तो मुझे किसी चीज़ की चिंता नहीं है। अब तू, मैं और तेरे पापा आराम से रह लेंगे। ऐसा कहकर वह अपने बेटे के साथ अपनी बहू शीला को भेजने लगी। लेकिन महेश उसे ले जाने के लिए कतई राजी नहीं हुआ। वह बोला, यह यहीं रहेगी माँ और आप लोगों की सेवा करेगी। अगर इसे कोई प्रॉब्लम हो या फिर कोई चीज़ की कमी हो तो यह मुझे बताए। पर नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, इसे तो बस शहर जाकर रहना है। ऐसा कहकर गुस्से में वहां से चला गया। फिर रोजाना की चिक चिक से वह परेशान हो चुका था और वह अपनी पत्नी को कभी समझाता तो कभी अपनी माँ को। अब उसकी माँ भी उसकी बहू से बहुत परेशान हो चुकी थी और दोनों में बहुत झगड़ा भी होने लगे थे। एक दिन दोनों खाली बैठे थे। उसकी बहू शीला सोचने लगी, अगर मैंने इस बुढ़े और बुढ़िया को ठिकाने लगा दिया फिर तो यह मुझे अपने साथ लेकर ही जाएगा ना। फिर देखती हूँ कैसे छोड़ता है मुझे यहाँ पर। शीला सोचने लगी और अपने खुराफाती दिमाग में एक तरकीब सोची कि इस बुढ़े बुढ़िया को मैं कैसे ठिकाने लगाऊं। जब कांता जी और रामवीर जी के खाने का वक्त होता तो वह उन दोनों के खाने में कभी नींद की गोलियां तो कभी एक विशेष प्रकार का जहर थोड़ी सी मात्रा में मिला देती, जिससे वह दोनों बुढ़े बुढ़िया धीरे धीरे करके मर जाएं। अगर वह उन्हें एक साथ जहर दे देती तो सारा इल्ज़ाम उसी पर आ जाता और उसे लेने के देने पड़ जाते। दिमाग तो शीला में था ही साथ वह डॉक्टर भी थी, तो उसे पता था कि कितनी मात्रा में उसे जहर देना है ताकि बुढ़िया और बुढ़े का मतलब कांता और रामवीर जी को मरने में समय लगे और एक साथ न मर जाएं। इसलिए वह रोज़ाना उन्हें जहर खाने में मिलाकर, कभी दूध में मिलाकर, कभी नींद की गोलियां देने लगी। धीरे धीरे महेश के माता पिता की तबीयत बिगड़ने लगी और जहर अपना असर करने लगा तो उन दोनों की तबीयत और ज़्यादा बिगड़ने लगी। उन्होंने महेश से कहा, लेकिन उसने इस बात पर गौर नहीं दिया कि उसके माता पिता की तबीयत खराब है और बाद में उसने उन दोनों का फ़ोन भी नहीं उठाया। धीरे धीरे समय बीतता रहा और उसके माता पिता की तबीयत ज़्यादा खराब हो गई। मुंह से खून की उल्टियां होने लगीं। तब बहू शीला सोचने लगी, अब देखती हूँ अब क्या करती है यह बुढ़िया। अब कैसे रोकेंगे मुझे शहर जाने से। और अपने कमरे में बैठे बैठे यह सब देखती रही कि शांति जी और रामवीर जी के मुंह से खून की उल्टियां हो रही हैं। उल्टियां करते हुए वे दोनों घर से बाहर चले गए और उनके पड़ोसियों ने जब उन्हें देखा तो उन्हें ले जाकर हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया। और जब उसने देखा कि पड़ोसियों ने उन्हें खून की उल्टियां करते हुए देख लिया है तो वह अपने कमरे से भागती भागती बाहर निकल आई और उन्हें देखकर चीखने लगी, चिल्लाने लगी, कोई तो मेरे सास ससुर को बचाओ, कोई तो इन्हें हॉस्पिटल लेकर चलो। आप दोनों को क्या हो गया है अचानक से? आप दोनों
खून की उल्टियां कैसे करने लगे। इन्हें कोई तो लेकर चलो, कोई तो एम्बुलेंस को फ़ोन करो। तभी पड़ोसियों ने उन्हें उठाकर ले जाकर अस्पताल में एडमिट करवा दिया और उनके बेटे को भी फ़ोन करके सारी बात बता दी। उनका बेटा जल्दी से हॉस्पिटल आया और उसके माता पिता की हालत देखकर बहुत परेशान हुआ। आखिर इन दोनों को ऐसा क्या हुआ कि यह दोनों खून की उल्टियां करने लगे। तब डॉक्टर ने आकर कहा, आई एम सॉरी, मैं आपके पिताजी को नहीं बचा पाया। आपकी माताजी तो बिल्कुल ठीक हैं, पर आपके पिताजी को मैं नहीं बचा पाया। ऐसा कहकर डॉक्टर वहां से चला गया। जब कांता जी को होश आया तो वह अपने बेटे से अपने पति के बारे में पूछने लगी। तब उनके बेटे ने उन्हें बताया कि अब पिताजी हमारे बीच नहीं रहे माँ। यह सुनकर कांता जी के तो मानो पैरों तले जमीन निकल गई। वह वहां बैठी की बैठी रह गईं और सदमे में चली गईं। कुछ समय तक तो उनके बेटे ने उनका इलाज करवाया, पर जब उनकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ तो उसने भी लापरवाही कर दी और अपनी माँ को ना ही टाइम से दवाई देना, ना खाना देना, उनका बिल्कुल ध्यान रखना बंद कर दिया। और बहू तो उनका बिल्कुल ध्यान रखती ही नहीं थी, क्योंकि वह तो चाहती ही थी कि ये कल मरे तो आज मर जाए बुढ़िया। और उसका बेटा भी धीरे धीरे उसकी बहू के बहकावे में आ गया और उसे अपनी माँ बहुत बड़ा बोझ लगने लगी। वह कहने लगी, इससे तो अच्छा वह बुढ़िया भी मर ही जाती। जीते जी मौत से भी बदतर जिंदगी जी रही है, पर मरने का नाम नहीं है बुढ़िया का। पता नहीं क्या खाकर पैदा हुई है। ऐसा कहती हुई मन ही मन कांति जी को कोसने लगी और अपने पति से कहने लगी, महंगाई के ज़माने में हमारा ही खर्च इतना हो जाता है और ऊपर से तुम्हारी माँ की दवाइयों का खर्चा, नर्स का हॉस्पिटल का खर्चा, यह सब कैसे उठाएंगे हम। मैं तो कहती हूँ इनका इलाज बंद ही करा दो। अभी तक तो कोई असर हुआ नहीं है और ना ही मुझे लगता है कि यह सही हो भी पाएंगी। उनका बेटा बोलता है, हाँ मुझे भी लगता है कि तुम सही कह रही हो। हाँ, पर तो बस पैसे की बर्बादी कर रहा हूँ मैं, और कुछ नहीं। अब वह ठीक नहीं होने वाली। ऐसा कहकर वह वहाँ से चला गया और पीछे से उसकी पत्नी शीला कांता जी को, जो पहले से ही एक जिंदा लाश थी, खूब खरी खोटी सुनाने लगी। कहने लगी, बुढ़िया तेरे पति को तो मैंने मौत की नींद सुला दिया, पर तू जाने कौन सा काला कौवा खाकर आई है, मरने का नाम ही नहीं है। बुढ़ा तो जहर की 2-3 डोज में ही राम को प्यारा हो गया, लेकिन तू है, तुझ पर तो जहर का भी कोई असर नहीं हुआ। आखिर कितनी जहरीली नागिन है तू बुढ़िया, मुझे खाकर ही मरेगी क्या। अरे अब तो मर जा, अब तो तेरे बेटे को भी तू बोझ लगने लगी है। कांता जी यह सारी बातें अपने फ़ोन में रिकॉर्ड कर लेती हैं और फिर वह सदमे में जाने का नाटक करने लगीं। दरअसल कांता जी पूरी तरह से ठीक थीं, उन्हें कुछ नहीं हुआ था। वह तो सदमे में आने का नाटक कर रही थीं, जिसमें उन्होंने डॉक्टर को भी शामिल कर लिया था। दरअसल जब अस्पताल में उन्हें अपने पति की मौत के बारे में पता चला, तभी उन्हें इस बात का अंदाज़ा हो गया था कि उनके पति की मौत कोई सोची समझी साजिश है और यह सब उनकी बहू के अलावा और कोई नहीं कर सकता। लेकिन वह इसमें कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि उनके पास अपनी बहू के खिलाफ कोई सबूत नहीं था। तो सबूत इकट्ठा करने के लिए उन्होंने यह सब नाटक किया, जिसमें डॉक्टर को उन्होंने शामिल कर लिया था। उन्होंने डॉक्टर से कहा कि अगर आपने ऐसा नहीं किया जैसा मैं कहती हूँ तो मेरी जान को खतरा हो सकता है। जिसने मेरे पति को जान से मार डाला वह मुझे भी नहीं छोड़ेगी। मुझे उसके खिलाफ सबूत इकट्ठा करना है। इतना सुनकर डॉक्टर भी उनकी मदद करने के लिए तैयार हो गया और फिर बाहर जाकर डॉक्टर ने सबसे कहा कि कांता जी बुरे तरीके से सदमे में चली गई हैं। शीला तो उन्हें भी मारना चाहती थी, लेकिन वह तो राम नाम पर वह बच गई थीं। लेकिन अब वह सोच रही थीं और इस बात को सुनकर बहुत ज़्यादा दुखी भी हो गईं कि अब
उनके पति इस दुनिया में नहीं रहे, जो हर सुख दुख में उनके साथ ही थे। उन्हें छोड़कर अब बहुत दूर जा चुके थे, सिर्फ और सिर्फ उनकी शातिर बहू शीला की वजह से। वह एक नंबर की जालसाज लड़की थी, जिसने अपने जाल में उनके बेटे महेश को फंसा रखा था और खुद ने अपने खुराफाती दिमाग का इस्तेमाल करके उनके पति को उनसे छीन लिया। अब उन्होंने अपने गुस्से पर काबू किया और अपने प्लान के अकॉर्डिंग सारी बातें रिकॉर्ड कर लीं और उन्होंने अपने बेटे को बाहर जाकर उसकी सारी करतूत सुना दी और उसकी आंखों से दिखा दी और कहने लगी, हम पर तो तुझे विश्वास ना हुआ। मैं जो कहती थी वह सही था। तेरी बीवी हमें अपना माँ बाप नहीं मानती थी। अरे, इसने तो मेरे पति को भी नहीं छोड़ा, खा गई मेरे पति को। इतनी ही नफरत थी तो कह देती, मैं खुद भेज देती तुझे तेरे पति के साथ। और वैसे भी हम लोगों के बाद तो सब कुछ इसी का था। यह हमारी इकलौती औलाद है। कौन सा सारी ज़मीन जायदाद बांधकर हम अपने साथ लेकर जाने वाले थे। ऐसा कहकर उन्होंने अपने बेटे की तरफ देखा तो वह कहने लगा, माँ क्या कह रही हैं शीला। तब शीला बोली, नहीं महेश, यह मैं नहीं हूँ। देखो, इसमें मेरा चेहरा नज़र नहीं आ रहा। इसका मतलब यह सब तुम्हारी माँ की साजिश है और वह किसी और लड़की को मेरे कपड़े पहनाकर हम दोनों में झगड़ा करवाना चाहती हैं। और महेश ने अपनी पत्नी शीला की बात पर भरोसा किया और कहा, आपसे यह उम्मीद नहीं थी माँ कि आप अपने पति की मौत पर भी उसका इल्ज़ाम मेरी पत्नी पर डालेंगी। इतनी भी क्या नाराज़गी किसी इंसान से माँ कि आप नाराज़गी निकालने के चक्कर में उस पर कोई भी इल्ज़ाम लगा दो। इतना सुनते ही कांता जी को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने अपने बेटे को एक ज़ोरदार तमाचा लगा दिया और बोली, तू तो बिल्कुल ही अंधा हो गया है, तुझे तो कुछ नज़र नहीं आता। और इतना कहकर वहाँ से बाहर जाने लगी। वह अब अपने घर पहुँच गई और पलटकर अपने बेटे बहू को नहीं देखा। वह उन दोनों को याद कर करके बहुत रोए जा रही थी कि जब रामवीर जी जिंदा थे, तब जब उन्होंने अपने बेटे का एडमिशन कराने के लिए वे शहर गए थे, तब उनका बेटा बेटी और वह दोनों कितने खुश थे। और जो उनका बेटा था वो तो शहर में ही रह गया है। अब तो शीला का पति ही उसके साथ वापस आया है। हमारा बेटा तो वहीं कहीं खो गया। और ऐसा कहकर वह रामवीर जी की तस्वीर के आगे फूट फूट कर रोने लगी। जब कुछ समय बाद उनके बेटे की नौकरी छूट गई और उनके पास रहने खाने के लिए घर न था न पैसे, नौकरी के छूटने की खबर वह अपनी पत्नी को बताने के लिए जब ऑफिस से घर गया, तब उसने सुना कि उसकी पत्नी अपनी किसी दोस्त से बात कर रही थी कि उसने किस तरह से अपने सास और ससुर को मारने की कोशिश की थी, जिससे उसकी सास तो बच गई लेकिन उसका ससुर मर गया। और जब उनके बेटे ने यह सारी बातें सुनी तो वह गुस्से से आग बबूला होता नजर आया और गुस्से से अंदर आकर उसने अपनी पत्नी को एक ज़ोरदार थप्पड़ लगाया। फिर उसने पुलिस को बुलाया और उसे जेल भेज दिया। उधर दूसरी तरफ कांता जी अकेली अपने गांव वाले घर में रहती थीं। तब उनका बेटा अपनी पत्नी शीला को जेल भेजने के बाद वहां गांव में अपनी माँ के पास आकर रहने के लिए कहने लगा। तब उसकी माँ उसे देखकर गुस्से में बोली, अब क्यों आया है यहाँ। तब वह बोला, माँ मुझे माफ़ कर दो, मैं अब शीला की सारी सच्चाई जान चुका हूँ और अपने पापों का पश्चाताप करने के लिए यहाँ आया हूँ। माँ मुझे माफ़ कर दो, मैंने उसके किए हुए कर्मों की सज़ा उसे दे दी है। ऐसा कहकर वह अपनी माँ के पैरों में गिड़गिड़ाने लगा और माफ़ी मांगने लगा। तब उसकी माँ ने उसे ऊपरी मन से माफ़ कर दिया, लेकिन वह अपने बेटे को दिल से माफ़ नहीं कर पाई, क्योंकि अगर उनका बेटा सही समय पर उनकी बात सुन लेता या मान लेता तो आज उनका पति जिंदा होता और सही सलामत उनके साथ रह रहा होता। कांता जी शायद कभी भी अपने बेटे को दिल से माफ़ ना कर पाएं। तो दोस्तों, यह बात बिल्कुल सही है।
कि शादी होने के बाद लड़कों की जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। उन्हें अपने परिवार के साथ साथ अपनी पत्नी का भी ख्याल रखना पड़ता है और उसकी भी बात सुननी पड़ती है। लेकिन यह तो पूरी तरह गलत होगा ना कि आप शादी के बाद केवल अपनी पत्नी की ही बातें सुने और अपने परिवार को आप पूरी तरह से भूल जाएं। यदि महेश ने भी समय रहते अपने माता पिता की बात सुनी होती तो शायद आज उसके पिता उसके साथ होते। लेकिन उसने अपनी पत्नी की बातों में आकर अपने माता पिता पर भरोसा नहीं किया। वह तो वक्त रहते उसे पता चल भी गया। यदि उसने अपनी पत्नी की बातें ना सुनी होती तो वह जीवन भर एक गलतफहमी के साथ ही जीता रहता, अपने सही माता पिता को गलत समझता और अपनी उस पत्नी को जिसने उसके माता पिता के साथ इतना गलत किया उसे हमेशा ही सही समझता रहता। तो दोस्तों, आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप सही और गलत को पहचानने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। लेकिन कोई भी फैसला आप तभी लें जब आप किसी भी बात की तह तक पहुंच जाएं। बिना किसी भी बात की सच्चाई जाने फैसला लेना पूरी तरह से गलत है, तो आप इस गलती से बचे रहें। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलती हूँ नई वीडियो में। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मिलती हूँ नई वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय मेरे प्यारे दोस्तों, अपना ख्याल रखें।